नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। अंतिम कविता भाग 14 धूमकेतु। रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। आज पहली बार अमित को पता लगा कि उसके और लावण्य की प्रणय कथा को शिलांग के रहने वाले तमाम बंगाली जान चुके हैं। युवकों की सभा में इस विषय को लेकर कई बार चर्चाएं चल चुकी हैं। इसका मुख्य कारण रहा कुमार मुखर्जी। कुमार मुखर्जी कलकत्ता में अटर्नी था। उसका आना जाना प्रायः उन सभी स्थानों में था जहां सिसी, लूसी आदि आती जाती थीं। इसी कारण वह अमित को जानता था और उसके विचारों से भी परिचित था। थोड़े दिनों के लिए वह भी शिलांग हवाखोरी के वास्ते आया था। शिलांग के बाजारों तथा क्रीड़ा स्थलों पर अनेक बार उसने अमित को लावण्य के साथ देखा था, किंतु अमित की नजरों से वह सदा अपने को बचाए रहता। लूसी के प्रति कुमार मुखर्जी का विशेष आकर्षण था, क्योंकि लूसी उसे तनिक भी पसंद नहीं करती थी। लूसी ही क्या, उसके संग साथ की कोई लड़की उसकी ओर आकृष्ट नहीं थी। संभव है इसी कारण से उसके नाम को अपभ्रंश करके कुमार मुख या मार मुख कहना उत्तम समझती थी। उसके पुरुष मित्र उसे धूमकेतु कहते थे। उसका कारण यह था कि वह सदा अपने मुख में एक मोटा सिगार दबाए रहता था, जिसमें से निरंतर धुआं निकलता रहता था। अमित ने कभी धूमकेतु को मुंह लगाने का अवसर नहीं दिया। संभव है इसी कारण वह अमित से चिढ़ने लगा था। शिलांग में रहकर उसने अमित और लावण्य के प्रणय की जानकारी चोरी चोरी हासिल की। कलकत्ता लौटने पर उसने बड़ी शान से उन सभी मित्रों के सामने अमित के प्रणय की चर्चा की, जो अमित और उसकी बहनों से अच्छी तरह परिचित थे। उसके द्वारा रखी गई चिंगारी ने भयंकर रूप धारण किया। केटी मित्रा का भाई नरेन सिसी पर मुग्ध है। सिसी मन ही मन नरेन की हो जाने के लिए तैयार है, पर नारी सुलभ लज्जा के कारण वह इस विषय में मुंह खोलना उचित नहीं समझती। नरेन मित्रा को अमित पर विश्वास है। वह जानता है कि उसके आते ही उसकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। वह किसी को पत्नी के रूप में पा सकेगा। इसी कारण उसने अमित को शिलांग के पते पर पत्र भी लिखे। अमित को अपनी ही पुण्य गाथा से फुर्सत नहीं थी। उसने उत्तर तो दिए, किंतु उससे नरेन का तात्पर्य सिद्ध न हो सका। इन्हीं दिनों धूमकेतु ने कलकत्ता पहुंचकर अमित लावण्य की प्रेम कथा अतिरंजित करके लोगों को सुनाई। ऐसी दशा में नरेन ने यही फैसला किया कि स्वयं ही चलकर अमित को कलकत्ता लाया जाए। इस यात्रा के पीछे नरेन की बहन केटी का प्रमुख हाथ रहा। उसका अमित पर निजी अधिकार था और वह सहज ही उसे त्यागने के लिए तैयार न थी। नरेन मित्रा ने एक लंबे अरसे तक विदेश में रहकर विद्या प्राप्त की है। उसके शरीर, पहनने ओढ़ने, बातचीत और तरीकों में अच्छी तरह विदेशीपन भर चुका है। पिता के संचित धन के कारण भविष्य में अर्थ प्राप्त करने की समस्या उसे जरा भी नहीं सुहाती। चित्रकला से उसकी विशेष रुचि है और विदेशों में रहकर उसने कलाकार बनने का प्रयास भी किया था। अपने आत्मीय स्वजनों के अनुरोध पर उसे अपना वह शौक छोड़ना ही पड़ा। देश लौट आया, किंतु स्वदेश लौटने पर भी वह अपने को बदल न सका। फ्रांस से कपड़े सिलवा कर मंगाता, वहीं से उसके कपड़े धुल कर आते। जीवन में काम आने वाली अनेक उपयोग की वस्तुएं वह विदेशों से मंगाकर अपने विदेश प्रेम का अटूट परिचय देता। जिस समाज का यह प्राणी है, वहां उसके विदेश प्रेम के कारण ही उसका अपना विशेष महत्व है। लोग उसका सम्मान करते हैं और उसे आदर्श मानते हैं। केतकी नरेन की बहन का देशी नाम है। भाई को यह नाम पसंद नहीं। विदेशी पुट लाने की इच्छा से नरेन ने उसे केतकी के स्थान पर केटी कहना प्रारंभ किया। धीरे धीरे लोग केतकी को भूल गए। केटी ने जन्म पाया और वह समाज में इस नाम से प्रसिद्ध हो गई। केटी ने भी विदेश देखा है। अपने विदेशी नाम के कारण उसे विदेशी परंपरा और जीवन के प्रति गहरा मोह भी हो गया है। अपने भाई नरेन के सहयोग से वह शीघ्र ही विदेशी सभ्यता के रंग में रंग गई। जिस प्रकार सांप केंचुली उतार कर नवीन रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार केटी ने देशी सभ्यता के बेढंगे आवरण को उतार फेंका। उसने खुली छाती के वस्त्रों को अपनाया और बाहों को ढक कर रखने में सभ्यता का अनुभव किया। आंखों में नवीन प्रकार के भाव लाने की कोशिश की, ताकि विदेशी सभ्यता के अनुसार वह मस्ती में अधमिची सी प्रतीत हो। जिन होठों पर पहले मुस्कुराहट खिलती थी, अब वह टेढ़े रहकर भाव प्रकट करने के आदी हो चले थे। उसने सभा सोसाइटियों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए सिगरेट पीना भी प्रारंभ कर दिया।
ऊंची एड़ी के जूते पहनकर खटखट करके चलने की आदत डाली ताकि उसके पदचाप भी अपनी विशेष रिदम के कारण ख्याति पा सकें। अमित की बहन सिसी भी उसी समाज की सदस्य है जिसके नरेन और केटी हैं, लेकिन सिसी अभी केटी के समान अपने आप को बदलने में सफल नहीं हो सकी है। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे और प्रसन्न पूर्वक हंसी के ठहाकों का अपना निजी महत्व है। संभव है इसी विशेष गुण के कारण उसके समाज का युवक समुदाय उसके प्रति सदैव आकर्षित रहता है। उसने अपने जीवन में देशी तथा विदेशी दोनों तरह के जीवन का निराला सामंजस्य प्रस्तुत किया है। ऊंची एड़ी के जूते पहनकर भी वह सिर पर जूड़ा बांधती है। साड़ी की लंबाई यद्यपि छोटी हो चली है, किंतु वह उसे इस तरह पहनती है ताकि उसके अंगों का खुला प्रदर्शन हो सके। यद्यपि हाथ के दस्ताने पहनने में वह लज्जा अनुभव नहीं करती, परंतु उसने अपने हाथों की चूड़ियों को भी नहीं उतारा है। सिगरेट पीने में अब उसे कोई आपत्ति नहीं, परंतु पान खाने में उसे अधिक स्वाद आता है। विदेशी भोजन का उसे अभ्यास है, उसे खाने में कभी आपत्ति नहीं, किंतु वह देशी पकवानों से नफरत भी नहीं करती। उसी रुचि के साथ वह उन्हें भी खाती है। यद्यपि उसने विदेशी ढंग से नाचना भी सीख लिया है, किंतु फिर भी जोड़ी के साथ मिलकर नाचने में उसे संकोच ही होता है। कहने का तात्पर्य है, किसी विदेशी सभ्यता को स्वीकार करने के बाद भी देशी तौर तरीके पर आस्था रखती है। उसका हृदय देशी जीवन के प्रति अधिक आकृष्ट है। अमित की प्रेम चर्चा सुनकर उनका मन उद्विग्न हो उठा। उनके समाज में गवर्नेंस के साथ प्रेम असह्य था। उन्होंने मन ही मन समझा कि धन और यश के लालच से ही लावण्य ने अमित को अपने प्रेम जाल में फांस लिया होगा। इस बात को कार्य रूप में परिणीत करने के लिए केटी और सिसी ने मंत्रणा करके तय किया कि पहले अमित को इस विषय में बिल्कुल ही नहीं टोका जाए, फिर मौका निकालकर प्रेमिका से मिलना चाहिए ताकि सहज ही ज्ञात हो सके कि उसके जाल से किस युक्ति द्वारा अमित को निकाला जा सकता है। दोनों ने शिलांग आकर स्पष्ट रूप से यह देख लिया कि अमित अब पहले जैसा नहीं रहा है। अपने रहन सहन वेशभूषा से उसे कोई नहीं कह सकता कि वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में 7 वर्ष तक रह चुका है। यद्यपि शिलांग आने के पहले भी अमित उनके समाज का सदस्य कभी नहीं था, किंतु फिर भी उसके रहन सहन, पहनावे ओढ़ावे में चमक थी। वह सभ्य संसार का मंजा हुआ प्राणी प्रतीत होता था। शिलांग आते ही वह संसार का साधारण प्राणी हो गया है। यह बात केटी, सिसी और नरेन को पसंद नहीं थी। वे अपनी विशेष दृष्टिकोण रखते थे और चाहते थे कि उनका अस्तित्व समाज में सदा असाधारण ही रहना चाहिए। सिसी ने अमित से बातों में स्पष्ट कह दिया, आज शिलांग आकर हमने देखा कि तुम्हारा रहन सहन ही बदल गया है। ये सब हमारे स्तर के नीचे की बातें हैं। जिन बातों में तुम्हें रस मिलता है वे हमें या हमारे स्तर वाले समाज में ग्राह्य नहीं हो सकती। हो सकता है तुमने थोड़ा स्वास्थ्य लाभ कर लिया हो, परंतु पहले जैसा मनमौजीपन खो बैठे हो। अब तुम इंटरेस्टिंग नहीं रहे। समझ में नहीं आता क्यों? अमित बोला, मेरे जीवन का उथलापन जाता रहा है। प्रकृति के साथ रहने पर मेरे मन पर जो छाप लगी है उसे अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ ने म्यूट इंसेंटेड थिंग्स कहा है। सिसी और केटी को आशा थी कि एक न एक दिन अमित स्वयं ही लावण्य के विषय में कहेगा। इसी आशा में 3 दिन बीत गए, किंतु अमित ने उसका जिक्र तक न किया। प्रातः उनके उठने से पहले ही अमित टहलने चला जाता और उनके उठने तक अवश्य लौट आता था। उसके चेहरे के भावों को देखकर ज्ञात होता था वह इतनी जल्दी लौटने के लिए दुखी रहता था। पहले सदैव वह रवि बाबू की कविताओं का तिरस्कार किया करता था, किंतु एक दिन केटी और सीसी ने उसके बिस्तर पर रवि बाबू की पुस्तक पड़ी देखी। उनका माथा ठनका। पुस्तक को उठाकर पहला ही पन्ना खोला था कि लावण्य नाम पढ़कर वह समझ गई। लावण्य नाम का पहला अक्षर लाल स्याही से काटा हुआ था। उसका रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। अमित नित्य ही विभिन्न प्रकार के बहाने करके होटल से निकल जाता था। सिसी उसके बहानों पर हंसती और केटी को जलन होती। मन ही मन वह लावण्य से ईर्ष्या करने लगी, जिसके प्रेम पाश में बंधकर अमित ने केटी की कभी सुधि नहीं ली। एक दिन दोपहर के खाने के बाद अमित बाहर जाने के लिए कपड़े पहनने लगा। सिसी और केटी ने उसके साथ चलने का आग्रह किया। अमित बोला, इस समय तो मैं अति दुर्गम स्थान की ओर जा रहा हूं, वहां तुम लोगों का पहुंचना असंभव है। दोनों सखियां शांत हो गईं। उसके चले जाने के बाद उन्होंने मिलकर यह तय किया कि आज वे भी लावण्य के निवास स्थान पर चलकर असलियत का पता लगाएं।
उनका विश्वास था कि नारंगियों का मधु लाने का बहाना करके अवश्य ही अमित लावण्य के घर गया होगा। नरेन घुड़दौड़ जाने की तैयारी करने लगा। उसने सिसी से भी साथ चलने के लिए कहा, मगर सिसी न जा सकी। लाचार नरेन को अकेले ही जाना पड़ा। तो ये था भाग 14 धूमकेतु। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।